सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 41 करने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने 40 वर्कशीट करी थी, मतलब वर्कशीट नंबर 40 करी है, जिसमें हमने संस्थाओं के 3 क्षेत्र पढ़े थे, यानी कि 3 संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आपकी वो थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका को डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्यपालिका में राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका किन दोनों भागों में बटी हुई है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आइए वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी वर्कशीट 8 अक्टूबर की वर्कशीट है और जो चैप्टर का नाम आपका चल रहा है इसमें संस्थाओं का कामकाज, और जो आपकी लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका ये चैप्टर है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा यानी कि लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। यानी कि संसद ने जो भी विधेयक पारित कर दिया है, जो भी कानून बनाया है, उसको लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास कार्यपालिका नहीं है तो संसद कानून बना के रख देगा, तो उसको लागू कौन करेगा। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपकी कार्यपालिका की ज़रूरत पड़ती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं उनको जो कार्य रूप देने वाली जो संस्था है वो क्या है? कार्यपालिका है। जो भी नीति बना रही है उसको कार्य रूप कौन दे रहा है? कार्यपालिका दे रही है। अब आगे हम कार्यपालिका को डिटेल में करने वाले हैं। तो कार्यपालिका बच्चों आपकी 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड की गई है। एक आपकी है राजनैतिक कार्यपालिका, दूसरी है स्थायी। स्थायी वही होता है जो परमानेंट होती है, कुछ समय के लिए नहीं होती है, लंबे समय के लिए होती है। और राजनीतिक कैसी होती है ये हम पढ़ते हैं। इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। यानी कि इनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। हम चुनते हैं इसको और एक खास अवधि यानी कि इसमें एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है, उसके बाद ये हट जाते हैं। क्लियर है आपको? क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और इसमें टाइम डिसाइड होता है। नेक्स्ट इसमें है ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। यानी कि जो लंबे समय तक नियुक्त होते हैं, जैसे आपके आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आप सुनते हो ना आईएएस ऑफिसर, यानी कि बड़े अधिकारी, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि जो भी सिविल सर्वेंट हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो कोई एग्ज़ाम दे के पास होके आए हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं और जिनकी जॉब लग जाती है उनके रिटायरमेंट तक। रिटायरमेंट कब तक? यानी कि 60 या 58 वर्ष तक। क्लियर है आपको? इन दोनों में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें आपके आईएएस ऑफिसर वगैरह आ जाते हैं और इसमें जो आपके हो गई राजनीतिक, यानी कि जो भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा चुन के आते हैं, जिसे जनता चुनती है। आगे है इसमें आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब हम इसमें जो बात करने वाले हैं, जो आपके प्रधानमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। वो तो होगी ही, क्योंकि सबसे सर्वोच्च, सबसे मोस्ट जो पद है सबसे ऊंचा, उस पर कौन है? आपके प्रधानमंत्री हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आप इसको अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि जैसे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल सर हैं, आपके प्रिंसिपल सर हैं और उसके बाद आपकी वाइस मैम आती हैं, उसके नीचे सब टीचर्स आते हैं, जितने पीजीटी यानी कि जो 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले टीचर आते हैं। उसके नीचे जो आपके हैं टीजीटी, यानी कि जो भी 6ठी से 10वीं तक को पढ़ाने वाले टीचर वो आते हैं। तो अब देखो इस तरीके से चल रहा है ना। सबसे सर्वोच्च पे, ऊंचे पद पे कौन है? आपके प्रिंसिपल सर हैं, जो पूरे स्कूल, यानी कि पूरा स्कूल मान लो आपका पूरा देश है, आपका जो पूरा स्कूल है वो पूरा देश है। क्लियर है? और जो आपके प्रिंसिपल सर हैं वो क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। उस स्कूल के क्या हैं? वो प्रधानमंत्री हैं। जो भी काम कार्य ये सौंपेंगे उन्हें
सब जो पीजीटी वगैरह हैं इन्हें करना होगा, यानी कि प्रिंसिपल या वाइस में जो भी कार्य सौंपेंगी किसको करना हो गया, ये जितने पीजीटी हैं टीजीटी है उनको करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम इस पूरी वर्कशीट को समझेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो अब क्या, अभी देखो, लेकिन इसमें ये एक चीज़ अलग है, यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब देखो, जिसने ज़्यादा वोट हासिल कर लिए, हमने इससे पहले की चुनावी प्रणाली में हमने देखा था जिसको ज़्यादा वोट मिल गए उसी दल का एक जो नेता होता है वही अपने दल में से एक को, ये बहुत सारे जो जीत के आने वाली पार्टी में काफ़ी सारे इसमें लोग हैं, इसमें से ही एक को क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन इनकी नियुक्ति इस पद पे कौन करेगा, तो आपके इसमें कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति इनकी। क्लियर है। आगे है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अब इन्होंने तो चुन लिया अपने नेता, इन्होंने नेता चुन लिए, कौन, प्रधानमंत्री। अब ये क्या करेंगे, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति इन्हीं की सलाह पे की जाएगी। ये बताएंगे कि इन मंत्रियों को चुनना है आपको, तो उनको नियुक्त कौन करेगा, ये भी राष्ट्रपति करेंगे, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। यानी कि वो क्या होने चाहिए, संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको एक चांस दिया जा रहा है कि मंत्री तो हम तुम्हें बना देंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य चुना जाना जरूरी है, नहीं तो इस पद से बाद में वो हट जाएंगे। यानी कि हमें दे दिया, ठीक है हम तुमको मंत्री बना रहे हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें सदस्यता लेनी होगी संसद के किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। आइए हम आगे देखते हैं। इसमें आपके हैं कैबिनेट मंत्री। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके प्रिंसिपल सर हो गए, प्रधानमंत्री, वाइस मैम हो गई आपकी राष्ट्रपति, और बाकी पीजीटी और टीजीटी ये क्या हो गए आपके, ये हैं मंत्री। तो आइए हम देखते हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। यानी कि अब देखो, सारे जो पीजीटी हैं जितने सीनियर हो गए, इसमें ये क्या बन गए, आपके कैबिनेट मंत्री हो गए। इसके अंदर जैसे आपका गृह मंत्रालय आ गया, क्लियर है, रक्षा मंत्रालय आ गया, जो बड़ी बड़े हैं, रक्षा मंत्रालय आ गया, और आपका इसमें शिक्षा मंत्रालय आ गया। तो ये किसके अंतर्गत है, ये सारा इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके बाद है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। अब क्या है, अब पीजीटी बोल रहे हैं कि अपने नीचे जो इनके नीचे जो मंत्री हैं उनसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम आके हमारी जो मीटिंग है उसमें भाग लो, तुम भी बैठो, तुम भी जानो कि आगे हमें क्या कार्य लागू करना है। क्योंकि मीटिंग में बेसिकली बच्चों क्या होता है, ये लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है, इस जगह अप्लाई करनी है, उस चीज़ में बात होती है या किसी बात पे चर्चा होती है तो कोई ना कोई बैठक बुलाई जाती है। अर्जेंट कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तब बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट इसमें है राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अब राज्य मंत्री को हम मान लेते हैं एसएमसी मेंबर जो आपके हैं उनको मान लेते हैं, या जो और नीचे लेवल के उनको मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़े होते हैं और जब भी ज़रूरत होती है तो उनकी सहायता करने के लिए ये तैयार होते हैं। तो इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार। अब इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सरकार के प्रमुख नेता प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, यानी कि इनके व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट
बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी कि मेन जो कैबिनेट की जो बैठक थी, यानी कि पीजीटी की जो बैठक उसमें हो रही है, आपके प्रिंसिपल सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, वही करेंगे। ऐसे यहाँ पे प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, यानी कि जो भी आपका गृह मंत्री जो भी कार्य हो रहा है उनके कोऑर्डिनेशन बिठाना, यानी कि स्कूल में प्रिंसिपल सर ने काफ़ी सारे काम दे रखे हैं। जैसे आपकी जो फिजिकल एजुकेशन की मैम है वो सारा का सारा क्या देखती हैं, आपका डिसिप्लिन देखती हैं। और आपकी जो मिड डे मील की मैडम है वो क्या देखती हैं, वो सारा का सारा जो कि बच्चों को खाना बटा नहीं बटा, किस तरीके से बटा है, खाने में क्या आया है, तो सारी की सारी वो चीज़ें देखती हैं। और अगर देखा जाए तो आपकी प्रेयर की में जो इंचार्ज हैं वो अलग कार्य देखती हैं, और जब आपकी म्यूज़िक की टीचर हैं वो अलग कार्य देखती हैं अपना। तो सबका ये देखो बच्चों, क्षेत्र सबका अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन इनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना कि कौन कौन काम किस तरीके से होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार होगा, तो इसके बारे में कौन बताता है, मेन तो आपके प्रिंसिपल सर वो बताते हैं। मेन उन्हीं के द्वारा चीज़ें बताई जाती हैं। आगे देखते हैं, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों के निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो निर्णय लेने वाली भूमिका किसकी है, वो है आपकी प्रधानमंत्री की होती है। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, यानी कि जो सारे के सारे विभाग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी काम उन्हें दिया जा रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनकी निगरानी भी यही करते हैं। मंत्रियों को काम का वितरण करना, यानी कि वही चीज़ है कि किसी को गृह मंत्रालय दे दिया, किसी को रक्षा मंत्रालय दे दिया, मतलब अलग अलग पद पे इन्हें बिठा दिया जाता है, इनके अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, आपके प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। देखो बच्चों कितना वो है कि अगर प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा। तो ये मान लीजिए जैसे अगर आपके प्रिंसिपल सर, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है स्कूल में, लेकिन हम तो ये प्रिंसिपल सर को हम प्रधानमंत्री मान रहे थे और आपका जो स्कूल है उसको हम अपना देश मान रहे हैं। तो अगर आपके प्रिंसिपल सर इस्तीफ़ा दे देंगे तो उसके नीचे जितने भी आपके पीजीटी और टीजीटी जो मंत्री हमने माने थे ये भी अपने पद को छोड़ देंगे, यानी कि अपने आप इनका पद समाप्त हो जाएगा। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारी की राय के अनुसार निर्णय लेगा, लेकिन वो अपने अनुसार जो भी साझेदारी करेंगे उसके अनुसार वो निर्णय लेंगे कि हमें इस्तीफा देना है या नहीं देना है। तो इतना आपको क्लियर है। आगे हम चलते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि हमारे देश का अध्यक्ष जो मेन है वो कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा होता है, यानी कि जो आपके संसद यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्यों द्वारा इनका क्या होता है, चुनाव होता है। हम इन्हें नहीं चुनते, जैसे हम प्रधानमंत्री के इलेक्शन में वोट दे के आते थे, हम राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट दे के नहीं आते हैं। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, यानी कि अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसी है, नाम मात्र की है, क्योंकि ये किसके कहने पे कार्य करते हैं, ये प्रधानमंत्री के कहने पे ही कार्य करते हैं। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये भी निगरानी वगैरह रखते हैं, लेकिन बेसिकली जो रोल प्ले हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। जैसे मेन जो डिसीजन होता है प्रिंसिपल सर का होता है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं, और उसके नीचे जो वाइस मैम है वो क्या करती हैं, वो भी निगरानी रखेंगी, वो भी क्लास वगैरह को ऑब्जर्व देखती हैं कि सारे टीचर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके राष्ट्रपति भी देखते हैं, लेकिन मेन पावर किसके हाथ में, जैसे आपके प्रिंसिपल सर के हाथ में है, ऐसे ही मेन पावर आपकी प्रधानमंत्री के हाथ में है। सभी प्रमुख नियुक्तियाँ जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्यपालों, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की है, आपके राष्ट्रपति ने की है।
इसी प्रकार से इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। यानी कि आपकी जो रक्षा बल हैं सारे के सारे कौन कौन से हैं? आपकी वायु सेना है, जल सेना है, थल सेना है, तो इनके जो सुप्रीम कमांडर कौन है? वो राष्ट्रपति होते हैं। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। जो भी चीज़ पहले आती है, कानून बनाना होता है तो पहले बच्चों विधेयक बनाया जाता है, और इसके बाद जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, साइन हो जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के जब साइन हो जाएंगे तो यही क्या बन जाता है? आपका कानून बन जाता है, जिस कानून को आपकी कार्यपालिका लागू करती है। और उसके नीचे कार्यपालिका जो 2 प्रकार की थी, राजनीतिक, एक को हम चुन रहे थे और दूसरी IAS ऑफिसर वगैरह, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? इसका पालन किया जाता है। क्लियर है आपको? इस वर्कशीट में हमने इतना किया है। कि कार्यपालिका क्या होती है, इसके आपके 2 ये देखे हैं हमने, फर्स्ट और सेकंड, राजनीतिक और स्थायी। राजनीतिक आपकी कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, स्थायी आपकी लंबे समय के लिए होती है। क्लियर है? अब इसके बाद हम चलते हैं, ये आपके जो 4 क्वेश्चंस हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला है, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं उसको कार्य रूप देने वाली संस्था कौन है? आपकी कार्यपालिका। संसद द्वारा पारित कानून को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। तो क्लियर है, जो पारित कानून है संसद द्वारा उसको लागू करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्यपालिका। सेकंड आपका है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो इसमें हम देखेंगे कुछ अंतर। ये फर्स्ट है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति होती है। तो क्लियर होना चाहिए, राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव किसके द्वारा हो रहा है? आपका जनता। लेकिन स्थायी वो कार्यपालिका की क्या हो रही है? नियुक्ति होती है। जैसे IAS ऑफिसर वगैरह हमने बोला था ना, एग्ज़ाम दे के वो आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल छोटा होता, हमने पढ़ा था, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है, पहले कर चुके हैं। थर्ड इसमें है, चुनाव के बाद आमतौर पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए थी, बदल जाएगी, जबकि स्थायी कार्यपालिका में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बच्चों, आप वीडियो यहाँ पे पॉज करके आप आंसर्स लिख लिया करो समझने के बाद। आइए हम करते हैं इसे। हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करें। उत्तर, प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियाँ। फर्स्ट इसमें है, मंत्री नियुक्ति करने हेतु अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। ये सब सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि इनको नियुक्ति दी जाए, और ये यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री ये सिद्ध करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद या विभाग दिया जाए, किसको रक्षा मंत्रालय दिया जाएगा, किसको गृह मंत्रालय दिया जाएगा, किसको शिक्षा मंत्रालय दिया जाएगा। तो इसको कौन डिसाइड करेगा? तो आपके प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। वह मंत्री की बैठक की अध्यक्षता भी करता है, यानी कि मंत्री की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। क्लियर होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। वो कह सकते हैं कि इस मंत्री को पद से हटाया जाए, मुझे इनका कार्य सही नहीं लगता है। जो भी उनको सही नहीं लगेगा उनको पद से हटा देंगे ये। नेक्स्ट इसके बाद है, सभी मंत्रियों की गतिविधि को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। सभी मंत्रियों की गतिविधि को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। उन्हें दिशा निर्देश देते हैं कि इस तरीके से आप कार्य करिए, नियंत्रित करते हैं, ये अपने कंट्रोल में उनको रखते हैं। तो आपको क्लियर होगा जिस तरीके से हमने स्कूल के लेवल से समझा इसको। इसके बाद आपके आते हैं राष्ट्रपति। तो देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो जो राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, यानी कि देश का मुखिया कौन है? आपके राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। कौन कौन सी? वायुसेना, आपकी दूसरी हो गई
जल सेना, तीसरी हो गई थल सेना। तो आपको क्लियर होगा इन तीनों के प्रमुख सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। संसद द्वारा पास कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनेगा। जो हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी विधेयक बन गया उस पर साइन होने के बाद ही क्या बनेगा? वो कानून। किसके साइन? आपके राष्ट्रपति के। तो बच्चों यहाँ पे आप ये वीडियो पॉज करके इसे नोट करो। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसे नोट करो आप। फोर्थ हम अभी हम देखेंगे। अब यहाँ आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट करें। क्लियर है? तो बच्चों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर जाएं। एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लियर? और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक। तो अभी हम नेक्स्ट वीक वर्कशीट में मिलते हैं वर्कशीट नंबर 42 के साथ। यही सीरीज़ आपके आगे चलेगी। इसी के बारे में जो चैप्टर अभी रह रहा है थोड़ा सा, वो तब हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से पढ़ें, कार्य करें और वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर को सेंड करें तथा उसे साथ के साथ याद भी करें। नहीं तो आपका बहुत सारा कार्य या काम इकट्ठा हो जाएगा जो बाद में करने में आपको इसको प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू।